गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे और जूलॉजी से हम साइंस को स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। और पूरे का पूरा टॉपिक हम टू द पॉइंट चलेंगे जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे टिक कर पाए। दोस्तों, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत हम जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे ये मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे और बाकी जो इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा कई सारे सब टॉपिक्स में बटा होगा। जैसे कि हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला टॉपिक ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड में भी ह्यूमन ब्लड के बारे में यानी मानव के रक्त के बारे में पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन मानव के रक्त से संबंधित आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके अलावा ब्लड ग्रुप्स के बारे में और ब्लड से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी हार्ट के बारे में यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अंग है उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहला इसमें सब टॉपिक जो डालेंगे वो डालेंगे ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी मानव रक्त। अब देखिए, ब्लड से संबंधित जो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ब्लड से संबंधित आता है वो आता है कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, यानी रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा स्टडी ऑफ ब्लड, इसका आंसर जो होगा स्टडी ऑफ ब्लड का ये होगा हिमेटोलॉजी, यानी ब्लड का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है हिमेटोलॉजी। दोस्तों, इसमें जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आप लिख सकते हो कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कभी कभी पेपरों में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है और इसमें दो दो ऑप्शन होते हैं, यानी पहला ऑप्शन जो होता है वो केवल संयोजी उत्तक होता है और एक ऑप्शन जो होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो आपको जो टिक करना चाहिए वो तरल संयोजी उत्तक करना चाहिए। लेकिन अगर चारों ऑप्शनों में केवल एक ऑप्शन संयोजी उत्तक है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आप इसमें लिखोगे, तीसरा पॉइंट, वो ये लिख सकते हो कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ब्लड में एक जो होता है आपको पता है कि H2O यानी कि वाटर होता है। दूसरी पॉइंट इसमें जो होता है यूरिन होता है। तीसरा जो इसमें होता है कुछ गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, CO2 आदि गैसें होती हैं। यानी कि इसमें आप एक एक करके अगर लिखो कि ब्लड के जो अवयव हैं वो क्या क्या है, तो एक H2O यानी कि जल होता है, यूरिन होता है, इसके अलावा गैसें CO2, ऑक्सीजन आदि जो गैसें हैं ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व भी इसमें उपस्थित होते हैं। यहां से भी दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त में जो बन रही हैं दो प्रकार की अशुद्धियां हमें दिख रही हैं, एक अशुद्धि यूरिन के रूप में और एक अशुद्धि गैसेस फॉर्म में जैसे CO2 के रूप में। रक्त में जो यूरिन के फॉर्म में अशुद्धि होती है इसके शुद्धिकरण का काम जो करती है वो किडनी करती है, और जो गैसेस फॉर्म में CO2 के रूप में और अन्य गैसों के रूप में जो अशुद्धि होती है इसको फिल्ट्रेशन का काम जो करते हैं और लंग्स यानी कि फेफड़े करते हैं। तीसरा पॉइंट यहां से जो हम लिखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है यानी मात्रा कितनी होती है, तो मेल और फीमेल में इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर मेल्स की बात करें तो मेल में जो रक्त की मात्रा होती है ये 5 से 6 लीटर होती है, जबकि फीमेल्स में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि पूरा ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसके लगभग 7% जो होता है वो ब्लड उपस्थित होता है किसी की भी बॉडी में। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमें पता लग रहा है कि मेल्स में जो ब्लड की मात्रा हो रही है वो 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल्स में 4 से 5 लीटर हो रही है। यानी कि फीमेल्स में मेल्स की तुलना में रक्त की मात्रा कुछ कम है और इसके बहुत सारे कारण है। उनमें से एक कारण यह है वेट से संबंधित कि साधारणता ये होता है कि फीमेल्स की बॉडी का वेट जो होता है ये मेल की तुलना में कम होता है। और अभी मैंने बताया कि ह्यूमंस में जो ब्लड की मात्रा होती है वो टोटल वेट के 7% होती है, तो इस वजह से भी फीमेल्स में रक्त की मात्रा मेल की तुलना में कुछ कम होती है। तो ये तो बात हुई क्वांटिटी की। दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो ये आएगा कि ब्लड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यानी कि रक्त मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि रक्त को मापने वाला यंत्र कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा हीमोसाइटोमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। इसका आंसर होगा स्पिग्मोमैनोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हार्ट बीट को मापने वाला यंत्र कौन सा है। इसका आंसर होता है स्टेथोस्कोप। तो ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है वो है रक्त को मापने वाला यंत्र
जिसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र, जिसका आंसर है स्पिग्मोमैनोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन है जो हार्ट बीट को मापने वाला यंत्र, और जिसका आंसर है स्टेथोस्कोप। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से हो गए। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसके रंग के विषय में। जैसे कि ह्यूमन ब्लड का हमें पता है कि रंग जो होता है वो लाल रंग होता है, और बायोलॉजी में जब भी हम किसी रंग के विषय में पढ़ते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि ह्यूमन ब्लड का लाल रंग जो है किस पिगमेंट की वजह से है। तो उस पिगमेंट का जो दोस्तों नाम होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का अर्थ जो होगा वो होगा आयरन कंपाउंड, और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो ये क्वेश्चन भी पेपरों में आ जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है हीम से आयरन कंपाउंड, यानी कि आंसर हो जाएगा आयरन। अगली बात जो हम इसमें देखते हैं, ये तो हीमोग्लोबिन के विषय में हो गया और मानव रक्त के विषय में हो गया। इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी पेपरों में आते रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कॉकरोच के संबंध में, कि कॉकरोच का जो रक्त होता है वो आपको पता है कि सफेद रंग का होता है। तो कॉकरोच के रक्त का जो रंग सफेद होता है ये किसके कारण होता है। तो इसका आंसर होगा हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ दोस्तों, जहां भी लिम्फ वर्ड आएगा बायोलॉजी में, इसका अर्थ व्हाइट से होगा, यानी सफेद से होगा। एक अन्य क्वेश्चन जो आता है ऑक्टोपस के बारे में, कि ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है ये नीला किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हीमोसाइनिन। और साइनिन वर्ड जहां भी बायोलॉजी में आएगा इसका अर्थ नीले से होगा। तो ये 3 क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा क्वेश्चन जो है कॉकरोच के रक्त का सफेद रंग हीमोलिम्फ के कारण। और तीसरा क्वेश्चन ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है। तो ये तो रंग से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अगला पॉइंट जो इसमें आता है वो ये भी आता है कि मानव के रक्त की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति के विषय में जब हम देखते हैं तो यानी कि नेचर में ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, पीएच मान के आधार पे। तो पीएच मान के बारे में जब हम देखते हैं, पीएच स्केल के बारे में, तो इस प्रकार का एक स्केल होता है जिसमें कि 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं। इस पीएच स्केल की खोज जो थी ये सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। 0 से और 7 से नीचे नीचे के जो मान जिसका आए वो सब अम्लीय होता है। अगर किसी के पीएच वैल्यू का मान 7 आए तो वो उदासीन होता है, और 7 से ऊपर 14 तक आए तो वो क्षारीय होता है। मानव जो है इसके ब्लड का पीएच वैल्यू जो है ये 7.4 होती है। तो आप देख सकते हैं कि 7.4 जो आएगा वो 7 से ऊपर है, यानी कि मानव के ब्लड का जो प्रकृति होगी ये क्षारीय होगी, बेसिक होगी। तो ह्यूमन ब्लड का नेचर हम ले सकते हैं बेसिक एल्कलाइन, जल में घुलनशील होता है, और साथ ही साथ जो होता है वो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पीएच मान हमें याद रखना है 7.4। दोस्तों जो मानव के रक्त का पीएच मान है ये 7.4 ही होगा, न इससे ऊपर और न इससे नीचे। क्योंकि 7.4 से ऊपर अगर पीएच मान बढ़ता है मानव रक्त का, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, यानी खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और अगर 7.4 से नीचे पीएच मान आता है तो खून जो होगा पतला होने लगेगा, और धीरे धीरे जो होगा खून में पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी। अगला पॉइंट जो इसमें निकल के आता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां होता है, यानी कि ब्लड का निर्माण कहां होता है। तो ब्लड का निर्माण दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होती है, तो लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है वो अस्थि गुहा होता है, और उसके अंदर जो पदार्थ होता है वो अस्थिमज्जा होता है। और लाल अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का, और अन्य जो एक तरह से रुधिर कणिकाएं हैं इनमें अन्य अन्य कंपोनेंट्स जो ब्लड के होते हैं उनका निर्माण होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के आगे हम लिख सकते हैं बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। और एक अस्थियों से संबंधित अन्य क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि एक वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। और एक क्वेश्चन यहां से जो आता है वो आता है कि बच्चों में
अस्थियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा मोर देन 300। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा वो एग्जैक्ट 300 मिलेगा, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो मोर देन 300 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ बच्चों में इसकी संख्या 308, किसी में 305 भी इसकी संख्या हो सकती है। तो इसका सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो मोर देन 300 होगा, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव किताबों में ये 300 मिलेगा। तो या तो आप 300 वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो, लेकिन साथ में अगर ऑप्शन मोर देन 300 है तो ज्यादा सही होगा। अगली बात जो इसमें निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कार्य क्या है। तो फंक्शंस के विषय में हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या ब्लड के होते हैं, यानी ब्लड जो होता है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट जो हमें देखना है फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कार्य। वैसे तो दोस्तों ब्लड के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि पहले ही हमने पढ़ा कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, और संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है जोड़ना, यानी कि रक्त जो होता है शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रक्त का एक योगदान जो है वो शरीर के वेट में भी है, लेकिन मेन क्वेश्चन यहां से जो आता है कि मेन फंक्शन ऑफ ब्लड अगर पूछे कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का मुख्य कार्य का आंसर जो आएगा ये आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन। रक्त का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन है। तो इसका आंसर जब भी आए कि मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों शरीर के अंदर कभी भी ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में नहीं रहती, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो ब्लड में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है उससे क्रिया करके एक कंपाउंड बनाती है जिसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है कि ऑक्सीजन जो होती है मानव शरीर के अंदर किस रूप में होती है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगली चीज जब हम इसमें देखते हैं तो हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देखते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, और ब्लड के अवयवों को देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो अवयव हैं इनके विषय में हम देखते हैं कि इन अवयवों को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। एक जो है वो सॉलिड पार्ट होता है, और एक जो होता है वो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड के अंदर का जो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट है कंपोनेंट्स में, इनका परसेंटेज से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट कितना परसेंट होता है और सॉलिड पार्ट कितने परसेंट होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लड जो है वो तरल संयोजी उत्तक है, यानी तरलता की मात्रा इसमें कुछ ज्यादा होती है। तो लिक्विड जो परसेंटेज होता है ये होता है 55%, जबकि जो सॉलिड का परसेंटेज होता है ये होता है 45%। लिक्विड के अंतर्गत जो आता है वो आता है प्लाज्मा, और सॉलिड के अंतर्गत जो आता है वो आती है ब्लड की सेल्स। और ब्लड की सेल्स में जो होगा वो तीन प्रकार की सेल्स को हम पढ़ते हैं। एक जो पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो कुल मिला के ब्लड का जो कंपोनेंट है दो भागों में हमने बांटा, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड जो है ये 45%, लिक्विड जो है वो 55%, और लिक्विड के अंतर्गत जो आता है वो प्लाज्मा। सॉलिड के अंतर्गत ब्लड की सेल्स आती हैं जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। और अब दोस्तों एक एक करके हमने इन सभी का अध्ययन करना है। शुरुआत जो हम करेंगे वो प्लाज्मा से करेंगे, और उसके बाद जो ये सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके विषय में हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों हम इसमें शुरुआत करते हैं प्लाज्मा से। आप हेडिंग बना लो प्लाज्मा, यानी लिक्विड पार्ट जो 55% है, और इसमें जो प्लाज्मा है इससे हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा आप हेडिंग बना लो। प्लाज्मा के विषय में कुछ जानकारी हम देखते हैं। पहली बात तो प्लाज्मा की डेफिनेशन जो है वो एकदम क्लियर है कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल भाग है, ये क्लियर यहां से पता लग रहा है। एक और चीज आपको जो याद रखनी है दोस्तों कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा, यानी कि ब्लड से अगर आरबीसी सेल्स को हटा दिया जाए तो प्लाज्मा कहलाएगा। यानी कि प्लाज्मा के अंतर्गत कौन कौन सी सेल हो सकती हैं, तो डब्ल्यूबीसी उपस्थित हो सकती है और प्लेटलेट्स उपस्थित हो सकती है, लेकिन प्लाज्मा के अंतर्गत जो सेल उपस्थित नहीं होगी वो आरबीसी होगी। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से ये बनता है कि प्लाज्मा में निम्न में से रक्त की कौन सी कोशिका अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो आरबीसी होगा,
क्योंकि ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा में कभी भी आरबीसी नाम की सेल जो होती है वो उपस्थित नहीं होती है। ये तो प्लाज्मा के बारे में एक जानकारी आपको याद रखनी। एक और जानकारी जो प्लाज्मा के विषय में आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है दोस्तों ये लाइट येलो होता है, और लाइट येलो होगा तो इसके पीछे भी कोई रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होगा। और लाइट येलो जो होता है ये किस पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का रंग होता है, तो इसका आंसर होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट। बिलिरुबिन पिगमेंट दोस्तों जो स्रावित होता है ये लीवर से होता है। लीवर से मुख्यतः दो वर्णक स्रावित होते हैं, एक बिलुवार्डिन और एक बिलिरुबिन। लीवर की जो सेल है ये हिपैटिक सेल्स कहलाती हैं। और जब हमें पीलिया रोग होता है तो पीलिया रोग जो होता है वो लीवर को क्षति पहुंचाता है, और लीवर की हिपैटिक सेल्स जो हो जाती हैं उसमें ज्यादा ही सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण वो बिलिरुबिन का स्रावण बढ़ा देती हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहां से दो क्वेश्चन ये भी याद आपको रखने हैं कि पीलिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर। लीवर की सेल्स का नाम हिपैटिक सेल्स, और पीलिया होने पे किस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन। और प्लाज्मा का लाइट येलो कलर भी जो है वो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। अगली बात जो निकल के आती है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं और कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मा को जो हम देखते हैं तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो जल होता है, वाटर होता है, लगभग 90%। तो प्लाज्मा में ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज उपस्थित होती है, तो आंसर होगा वाटर, लगभग 90%। दूसरा इसमें जो होता है प्रोटीन्स, जो कि लगभग 9% के आसपास जो होते हैं प्रोटीन्स की मात्रा होती है। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एक पहला जो होता है थ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है फाइब्रिन, चौथा होता है फाइब्रोनोजन, और पांचवा जो होता है वो होता है ग्लोबुलिन। तो दोस्तों ये 5 प्रोटीन्स जो मैंने बताए, जिनमें कि पहला जो था थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिन, चौथा फाइब्रोनोजन और पांचवा ग्लोबुलिन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फाइब्रोनोजन। तो याद रखना कि इन 5 प्रोटीन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइब्रोनोजन है। और अगर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को हटा दिया जाए, यानी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन, तो ये बन जाएगा सीरम। इसी को सीरम कहा जाता है। कभी कभी आ जाता है कि सीरम क्या है, तो सीरम के विषय में जो आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन इज इक्वल टू सीरम। अगला चीज जो हम इसमें देखते हैं कि 1% में जो इसमें होता है ग्लूकोज, और बाकी जो मिनरल्स हैं इनकी मात्रा 1% में होती है। तो ये प्लाज्मा का पूरा कंपोजिशन। सबसे अधिक मात्रा में वाटर 90%, प्रोटीन जो है वो 9%, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो फाइब्रोनोजन, और प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन इज इक्वल टू सीरम। ग्लूकोज प्लस मिनरल्स जो होते हैं वो 1% में होते हैं। तो इस प्रकार से प्लाज्मा का जो होता है वो पूरा कंपोजिशन होता है। एक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में भी प्लाज्मा से जुड़ा हुआ आता है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा गांधीनगर, गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर, गुजरात में। अगली चीज जो हम इसमें हम देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब इसमें हम देखेंगे सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सॉलिड पार्ट है उसमें हम ब्लड की सेल्स के विषय में अध्ययन करेंगे। और सेल्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सॉलिड पार्ट में वो पढ़ेंगे आरबीसी के विषय में। तो अगली हेडिंग इसमें आप दोस्तों आप बना लो कि सेल्स ऑफ ब्लड, ब्लड की कोशिकाएं, और उसके अंतर्गत भी पहली जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी आरबीसी। हिंदी में से बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। इनके विषय में जो जानकारी हम पढ़ते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन जनरल सा कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और दूसरा पॉइंट जब हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्लड का अगर जो 3 सेल मैंने बताए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको हम साइज के क्रम में लगाएं,
आकार के क्रम में इन्हें हम अगर लगाएं तो इनमें ये देखने को मिलता है कि WBC सबसे बड़ी, इसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी जो होती है वो RBC होती है। साइज के क्रम में अगर ब्लड सेल्स को लगाए तो सबसे बड़ी WBC, इसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी जो होती है वो RBC होती है। यहां से हम इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं कि RBC इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त की सबसे छोटी कोशिका जो है वो RBC होती है। लेकिन दोस्तों अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, क्वांटिटी के क्रम में अगर इसे देखा जाए कि मात्रा के हिसाब से इनका क्रम क्या होता है, तो मात्रा के हिसाब से जो क्रम होता है RBC, प्लेटलेट्स और WBC। दोस्तों RBC की संख्या जो होती है ये मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स की संख्या लैक्स में होती है, और WBC जो होती है वो थाउजेंड्स में होती है। यानी दो तरीके से हम इन्हें क्रम में लगा सकते हैं, साइज के हिसाब से सबसे बड़ी WBC, इसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी RBC। और संख्या के आधार पर देखें तो मिलियंस में सबसे ज्यादा RBC, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है लैक्स में जो होती है प्लेटलेट्स, और थाउजेंड्स में जिनकी संख्या होती है वो है WBC। यहां से दोस्तों हमें ये पता लग रहा है कि ब्लड की सेल्स में सबसे ज्यादा संख्या में जो मिलेंगी वो RBC मिलेंगी, और RBC को हम ये बोल सकते हैं कि मेन सेल ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं हमें से, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में जो हो रही है वो RBC हो रही है। इसलिए अगर बोले कि ब्लड की मेन सेल्स कौन सी हैं, तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं RBC। दूसरी बात, RBC की क्वांटिटी के विषय में जो हम देखें कि RBC की क्वांटिटी जो होती है वो कितनी कितनी मात्रा में होती है, तो मेल और फीमेल में इसकी जो क्वांटिटी होती है कुछ अलग होती है, मिलियंस में होगी। और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है, मेल्स की अगर बात करें 4.5 से 5.5 मिलियंस, 4.5 से 5.5 मिलियंस। और इसका जो मापन किया जाता है मिलियंस में, वो किया जाता है पर 100 ml HB, यानी हीमोग्लोबिन। इसका हमेशा मापन जो होगा 100 ml HB यानी हीमोग्लोबिन में किया जाएगा। मेल्स में इसकी मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियंस पर 100 ml HB हीमोग्लोबिन के बराबर होगी। फीमेल्स में जो इसकी मात्रा होती है ये थोड़ी सी कम, यानी फीमेल्स में अगर देखें तो इसकी मात्रा जो होगी वो केवल 4 से 4.5 मिलियंस पर 100 ml HB हीमोग्लोबिन के बराबर होती। तो यहां से दोस्तों एक बात निकल के आई कि ब्लड की मेन सेल RBC है, और फीमेल्स में RBC जो है मेल्स की तुलना में कम है। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि फीमेल्स में जो रक्त की मात्रा कम होती है वो इसलिए भी कम होती है क्योंकि फीमेल्स में RBC की मात्रा मेल्स की तुलना में कम होती है। अगला पॉइंट जो हम इसमें देखते हैं कि RBC जो है इसका एक और नाम भी होता है मेडिकल साइंस में, RBC को इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। RBC का जो अन्य नाम है इरेथ्रोसाइट्स नाम से जाना जाता है। और जहां भी साइट्स वर्ड आएगा, ये साइट जो होगा ये सेल का ही दूसरा नाम है, यानी सेल कोशिका की जगह कभी कभी जो होगा साइट्स लिखा होगा, और साइट्स वर्ड जहां भी मिलता है उसका अर्थ जो होगा वो कोशिका से होगा। तो RBC का एक अन्य नाम जो है इरेथ्रोसाइट्स है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ RBC, यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो सेम है दोस्तों जो ब्लड का है, यानी RBC फॉर्मेशन ऑफ RBC जो होता है ये बोन मैरो में होता है। लाल अस्थि मज्जा आप कह सकते हो, तो अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इसमें आएगा कि RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी जीवन काल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा 120 दिन, 120 डेज, 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए दोस्तों कि RBC का फॉर्मेशन जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, और दूसरा पॉइंट कि RBC का जो लाइफ स्पैन होता है ये 120 दिन होता है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें जो आता है कि RBC का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, यानी कि RBC जो होती है ये नष्ट कहाँ पे होती है। तो इसका ब्रेक डाउन जब हम देखते हैं दोस्तों, तो RBC का ब्रेक डाउन जो होता है ये दो जगह पे होता है। एक जो होता है वो होता है लीवर, और एक होता है स्प्लीन। लीवर यानी कि यकृत,
और स्प्लीन जो होता है इसे कहते हैं प्लीहा, या सामान्य शब्दों में इसे तिल्ली भी कहा जाता है। अब दोस्तों दो जगह इसका जो होता है ये डेड होती हैं आरबीसी। लीवर में बहुत कम मात्रा में आरबीसी नष्ट होती हैं, जबकि ज्यादातर आरबीसी जो होती हैं वो स्प्लीन में जाके नष्ट होती हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो दोस्तों आए कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है या आरबीसी कहां जाके नष्ट होती है, तो कम मात्रा में लीवर में और अधिक मात्रा में स्प्लीन में होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें 4 ऑप्शन हो और एक ऑप्शन लीवर वाला और एक स्प्लीन वाला हो, तो आपको जो टिक करना चाहिए वो स्प्लीन वाला करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आरबीसी जो नष्ट होती है वो स्प्लीन में होती है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन हो और उसमें स्प्लीन ऑप्शन में ना हो और एक ऑप्शन में लीवर लिखा हो, तो उसका आंसर आप लीवर टिक कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आंसर जो होगा वो स्प्लीन होगा। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें जो हम देखते हैं कि आरबीसी का रिफॉर्मेशन कहां होता है, यानी दोबारा से पुनर्निर्माण। 120 दिन बाद जब आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो दोबारा ये बननी शुरू होती है रिफॉर्मेशन। तो इसका रिफॉर्मेशन जो होगा वो भी स्प्लीन में होगा। इसका कब्रगाह भी जो है वो स्प्लीन है और इसका रिफॉर्मेशन भी जो होता है स्प्लीन में होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि क्योंकि आरबीसी जो है वो ब्लड की मेन सेल्स है और इसका रिफॉर्मेशन भी जो हो रहा है बड़ी मात्रा में स्प्लीन में हो रहा है, तो यहां से आ जाता है कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा स्प्लीन। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका आंसर भी स्प्लीन। और आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, इसका आंसर भी होगा स्प्लीन। अगला पॉइंट दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि आरबीसी की संरचना के विषय में जब हम देखते हैं तो एक चीज इसमें याद रखना दोस्तों कि ह्यूमंस की जो आरबीसी होती है, आरबीसी एक कोशिका है और कोशिका में कई सारे कोशिकांग होते हैं और जिनमें एक मुख्य कोशिकांग जो होता है वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। ह्यूमंस की जो आरबीसी होती है जब वो प्रारंभिक अवस्था में हो तब तो उसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व अवस्था में पहुंचती है तो उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है। तो ह्यूमंस के अलावा भी जितने भी चीजें मैमल्स के अंतर्गत आती हैं, स्तनपायी के अंतर्गत आती हैं, उन सभी के रक्त में आरबीसी वाली कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि इसके 2 अपवाद भी हैं कि 2 ऐसे मैमल्स हैं जिनकी कोशिका जो होती है आरबीसी वाली उसमें केंद्रक पाया जाता है। 2 अपवादों में एक जो है वो है कैमल, कैमल यानी कि ऊंट, और दूसरा है लामा। लामा भी एक ऊंट की प्रजाति है जो कि पहाड़ी ऊंट होता है। तो ये 2 जो हो गए वो अपवाद हो गए, कैमल और लामा, जो कि मैमल्स होते हुए भी इनके ब्लड की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और एक चीज और याद आप रखें कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो मैमल्स होंगे बाकी, तो मैमल्स की आरबीसी जो होगी ये ब्रेनलेस आरबीसी होगी या ब्रेनलेस सेल होगी, और कैमल और लामा जो हैं ये मैमल्स में ऐसे अपवाद हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से दोस्तों हो गए। आगे जब हम देखते हैं तो फंक्शंस ऑफ आरबीसी हम देखेंगे, यानी आरबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के कार्य। दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड की मेन सेल आरबीसी है और ब्लड का भी मुख्य कार्य जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है और आरबीसी का भी मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के विषय में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए बहुत जरूरी गैस है, आवश्यक गैस है। लेकिन श्वसन किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज हम देख लें। श्वसन किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली हम श्वसन की जो परिभाषा समझते हैं वो ये समझते हैं ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो श्वसन की जो डेफिनेशन होगी वो श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो श्वसन इस प्रकार की प्रक्रिया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वायु है, एयर है, उसको सांस के साथ जो होता है नाक से, नोज से लेंगे, उसके बाद वो विंड पाइप में जाएगी और विंड पाइप से वो पहुंचती है फेफड़ों,
और फेफड़ों में उपस्थित होता है ब्लड, ब्लड में होती है आरबीसी और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाएगी, यानी हीमोग्लोबिन से जब क्रिया होगी ऑक्सीजन की तो ये बनाएगी HbO2, इसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो होगी शरीर में आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को कहां ले जाएगा, तो ऑक्सीजन को ले जाएगा ग्लूकोज के पास, जो सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज के रूप में, उसके पास ले जाएगा। और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, और इसमें जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो कुछ तत्व बनेंगे, जैसे कि इसमें जो चीजें बन के तैयार होंगी, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में जल बना और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनी। अब देखिए दोस्तों, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनी है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचाएगा लंग्स तक, और फिर लंग्स क्या होंगे कि मैंने बताया था ब्लड में जो गैसेस के रूप में अशुद्धि है यानी CO2 के रूप में, उसके फिल्ट्रेशन का काम करेंगे लंग्स। तो यहां से दो बातें हमें जो ध्यान में देनी है कि श्वसन जो है वो पूरी वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है पेपर के लिए, एक क्वेश्चन जो बनता है कि हीमोग्लोबिन जो है ये कौन सी गैसों का परिवहन करता है, कौन सी गैसों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहला तो ऑक्सीजन, जिसको ये अपने साथ ले गया ग्लूकोज तक, और दूसरी बात जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले गया लंग्स तक। तो इसका आंसर जो होगा वो दोनों होगा, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन में भी सहायक है और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है, और आरबीसी का मुख्य फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगली चीज दोस्तों जो हम इसमें देखते हैं कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके HbCO2 जिसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन की क्रिया होगी तो एक कंपाउंड जो बनेगा उसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जानकारी तो दोस्तों यहां तक हुई, यानी कि मेन फंक्शन आरबीसी का जो होगा ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा। और इसके बाद हम एक और चीज आरबीसी में देखते हैं कि आरबीसी से संबंधित बीमारियां, यानी आरबीसी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके संबंध में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां आरबीसी से संबंधित है। आरबीसी से संबंधित पहली बीमारी हेडिंग बना लो दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पत्ता, यानी रक्त की कमी। एनीमिया क्या होती है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे उसकी मात्रा कम हो जाए, यानी आरबीसी की मात्रा डिक्रीज हो जाए, ये साइन है डिक्रीज का, तो उससे क्या होगा कि ब्लड की मेन सेल आरबीसी है, तो निश्चित तौर पे उसमें ब्लड की मात्रा में भी कमी आएगी, और उसी रोग को यानी कि ब्लड की कमी अगर किसी के शरीर में है तो उसी को एनीमिया कहा जाता है। तो आरबीसी का डिक्रीज होना ही एनीमिया कहलाता है। दूसरा रोग जो इसमें आएगा, दूसरी हेडिंग आप बना लो, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया जो होगा आरबीसी की जो मात्रा है ये आवश्यकता से अधिक अगर बढ़ जाए, यानी जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में अगर आरबीसी बढ़ जाए तो इसी कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और पॉलीसाइथेमिया की जो कंडीशन होती है इसमें शरीर पे कई सारे चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और एक हम तीसरी आनुवांशिक बीमारियों में जब पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या होती है दोस्तों, तीसरी बीमारी, और इसमें क्या अंतर होता है। थैलीसीमिया जो है आनुवांशिक रोग भी है
थैलीसीमिया के विषय में हम जब देखते हैं तो थैलीसीमिया में जो तीसरी कंडीशन, अलग सी कंडीशन होती है। मोस्टली थैलीसीमिया जो होता है बच्चों में ये होता है। थैलीसीमिया में होता क्या है कि आरबीसी की मात्रा जो होती है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन मैंने बताया था 120 दिन का होगा। यानी आरबीसी का पूरा जीवन चक्र जो होता है वो सामान्यतः 120 दिन का होता है, लेकिन थैलीसीमिया वाले रोगियों में ये घट के 50 से 60 दिन ही रह जाता है, जिससे कि अंत में उनमें भी आरबीसी की कमी हो जाएगी। लेकिन ये एनीमिया से अलग है, क्योंकि इसमें लाइफ स्पैन घट के आधा रह जा रहा है 50 से 60 दिन, और इसी को थैलीसीमिया कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक सब टॉपिक ह्यूमन ब्लड के बारे में क्वेश्चंस पढ़े, और उनमें भी अभी हमने केवल ह्यूमन ब्लड की जो सेल है आरबीसी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में दोस्तों हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और आगे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।